Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farooq Adil. BBA की हमारी लेक्चर सीरीज जो कंटिन्यू है अकाउंटिंग की, और जिसमें हमने लास्ट टाइम जो है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो आज भी हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हमारे पास 4-5 टॉपिक्स हैं, तो वन बाय वन करके हमने इसको कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास में जैसे आपको नजर भी आ रहा है कि हम लोगों ने परपीचुअल इन्वेंट्री मेथड जो है वो हमने स्टार्ट करना है। परपीचुअल इन्वेंट्री मेथड पीरियोडिक का बिल्कुल अपोजिट है। पीरियोडिक में हमने कहा था कि जनाब जो आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है वो किसी पीरियड के एंड पर होती है, जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिलेड होती है। परपीचुअल जो होती है वो ऑन द स्पॉट, जिसे आप कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उस पे ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब हर परचेज और हर सेल्स की ट्रांजैक्शन के बाद हम अपनी इन्वेंट्री का बैलेंस, अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि आपकी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड हर वक्त अप टू डेट रहता है और आप किसी भी वक्त अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर सकते हैं और उसकी बैलेंस शीट वगैरह में उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। दूसरी बात जो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि परपीचुअल इन्वेंट्री मेथड इस्तेमाल कहाँ होता है। परपीचुअल इन्वेंट्री मेथड ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है और गुड्स बहुत तेजी से इन भी हो रही होती है, यानी कि परचेज भी हो रही होती है और आउट भी हो रही होती है, जाती है सेल भी हो रही होती है। इसका मतलब अगर आप किसी बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की और आप बहुत बड़े किसी सुपर स्टोर की एग्जांपल लें, तो वहां पर गुड्स की जो परचेजिंग है और सेलिंग है वो बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर जो है वो हो रही होती है। कई तरह की गुड्स आ रही होती हैं, कई तरह की गुड्स जा रही होती हैं। तो अगर हमने अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में डिलीट किया तो हम डेफिनेटली बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो पेंडिंग में डाल देंगे और फिर अल्टीमेटली इन्वेंट्री काउंट करना और उसकी वैल्यू निकालना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो भी हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं वो ऑन द स्पॉट करते हैं और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बाद ही डाटा जो है वो इन किया जाता है और उसके बाद ही उसकी सेलिंग और परचेजिंग होती है। सो स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड परपीचुअल मेथड से। बहुत आसान सा मेथड है। इसमें हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पीरियोडिक में भी हमारे पास 3 मेथड्स थे। इसमें हमारे पास फीफो है जो वहां पे भी था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो है जो वहां पर भी था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन यहां पर जो आपके पास मेथड होगा दैट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, यहां पर ये क्योंकि पिछले सवाल से ही पेस्ट हुआ हुआ है, तो द मेथड ऑफ, लिखना थोड़ा मुश्किल होता है टच पैड से, दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा लेक्चर लंबे होते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको 2 लेक्चर सीरीज के अंदर उसको कवर करूं। तो लीफो फीफो को हम पहले उसमें करेंगे वीडियो के अंदर, और मूविंग एवरेज को थोड़ा सा लेंदी होता है तो उसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, जैसे हमेशा की तरह आपके पास होता है। जनवरी से लेकर जून तक की ट्रांजेक्शन्स हैं, ओपनिंग बैलेंस है 10 हमारे पास यूनिट है, पर यूनिट कॉस्ट है 400, टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। परचेज किया है, सेल्स किया है, फिर परचेज, फिर सेल्स, फिर परचेज और फिर सेल्स। Can I compute the cost of ending inventory, cost of goods sold at the end of the June 30, 2021 under each of the following method, FIFO, LIFO and मूविंग एवरेज। तो ये 3 मेथड्स आपने जो है वो इस्तेमाल करने। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फीफो मेथड से, और इसको फिर आपके पास का ग्रॉस प्रॉफिट है, और फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज आपने बनानी है अंडर परपीचुअल मेथड। ये मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एंट्रीज सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं जनाब, आइए जरा बोर्ड पे, सॉरी प्रेजेंटेशन पे, और आपको बताते हैं कि इसका कार्ड कैसे बनता है। अगर आप इसका कार्ड देखें तो कार्ड इज वेरी सिंपल। हमारे पास परचेजेस हैं, सेल्स हैं और बैलेंस है। कहीं कहीं पर ये रिसीट्स और इश्यूज भी लिखे जाते हैं, तो रिसीट्स और इशू लिख दीजिए, या परचेज और सेल्स लिख दीजिए, या जो चीज क्वेश्चन में गिवन हो वो लिख दीजिए, और आखिर में आपके पास है बैलेंस। तो हमारे पास 3 कॉलम है और हर कॉलम जो है वो 3 जो है वो सेक्शंस में डिवाइड है। क्वांटिटी पर यूनिट टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी पर यूनिट टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम शुरू करते हैं। तो मार्च 1 में ओपनिंग बैलेंस था हमारा 10 यूनिट्स और पर यूनिट कॉस्ट थी इसकी 10 रुपीज। तो हमने जो ओपनिंग बैलेंस है ये हमने बैलेंस के कॉलम में पुट कर दिया, मार्च 1 की डेट डाल दी, और पर यूनिट क्वांटिटी थी हमारे पास 10, पर यूनिट था हमारे पास 10, टोटल कॉस्ट हो गई इसकी 100।
10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 100। तो जो भी आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेफिनेटली आपके बैलेंस में चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट इज दी परचेजेस। परचेज किए आपने 10 यूनिट 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो ऑब्वियसली आपके पास परचेजेस का एक कॉलम बना हुआ है यहाँ पर, दैट इज योर परचेजेस कॉलम। मार्च 1 में तो हमने बैलेंस डाल दिया था। अब आते हैं परचेजेस पे। याद करें हमने कितने यूनिट्स परचेज किए थे, हमने परचेज किए थे 10 यूनिट। किस कॉस्ट के ऊपर, 20 रुपए के ऊपर। टोटल कॉस्ट बन जाएगी 200। अब आपने इसका बैलेंस लिखना है। मैं आपको कहा था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन दरअसल ये बैलेंस है कि आपके पास इस वक्त इन्वेंट्री की क्या वैल्यू चल रही है। 10 यूनिट हमारे पास पहले से थे 10 रुपए के हिसाब से, और 10 यूनिट हमने और परचेज कर लिए 20 रुपए के हिसाब से। तो 10 प्लस 20 बिकम्स 200। तो आपने जो बैलेंस लिखना है वो अल्टीमेटली हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने मेंशन करना है, चाहे वो परचेज की ट्रांजैक्शन हो चाहे वो सेल्स की ट्रांजैक्शन हो, क्योंकि यही आपका अप टू डेट रिकॉर्ड कंसीडर किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टार्ट इज सेल्स। अच्छा, सेल्स में अब आपने फिर दोबारा आपने परचेज की 20 यूनिट्स दिस टाइम एंड द अमाउंट इज 30। तो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, मुझे बार बार प्रेजेंटेशन आगे पीछे करनी पड़ेगी समझाने के लिए। अच्छा जी, कॉलम याद करें, कॉलम हमारे पास होगा परचेज, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन परचेज कर रहे हैं। 30 रुपीज की पर यूनिट कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट हो गई 600। अच्छा, अब जब आप बैलेंस लिखेंगे तो ये दो चीजें हमारे पास पहले से मौजूद थी, तो ये तो एज इट इज आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास ये वाले यूनिट्स एंटर हो जाएंगे। 20 यूनिट्स 30 रुपीज के ऊपर, टोटल कॉस्ट हो गई आपके पास 600। अब आपके पास आती है सेल्स। सेल्स की ट्रांजैक्शन में समझिएगा 15 यूनिट हमने सेल किए, और किस रेट पर सेल किए, हमने किए 25 रुपए के ऊपर। ठीक है जी, 15 यूनिट 25 रुपए के ऊपर। मेथड यूज कर रहे हैं आप सॉरी तबियत सही नहीं मेथड यूज कर रहे हैं आप फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट इन्वेंट्री को देखें तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा यहाँ पे कि बताइए, अगर हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली इन्वेंट्री थी, उसके बाद ये वाली इन्वेंट्री आई, और उसके बाद ये वाली इन्वेंट्री आई। तो अगर हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं और हमें 15 यूनिट सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कौन से यूनिट सेल करेंगे? याद रखिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर जो यूनिट सबसे पहले लिया जाता है उसकी सेल सबसे पहले होती है। तो सबसे पहले आपने 10 यूनिट सेल किए 10 रुपए वाले 100 रुपीज के। याद रखिएगा कि इसके अंदर आपने यही वाली कॉस्ट को शामिल करना है, सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन में गिवन है उसको शामिल नहीं करना। 5 यूनिट्स आपने सेल किए, क्योंकि 15 यूनिट सेल करने थे, तो 10 तो आपने यहां से उठा लिए और 5 आपने यहां से उठा लिए। 5 जो आपने उठाए वो आपने उठाए 20 वाले, तो 5 into 20 दैट इज इक्वल्स टू 100। अब अगर हम देखें यहाँ पे बैलेंस फिर निकालना है हमने। 10 यूनिट थे, 10 के 10 सेल हो गए, तो ये वाले यूनिट्स तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। 10 यूनिट थे, 5 सेल हो गए, तो अब जो रिमेनिंग बचे वो 5 बचे, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट है 20, अमाउंट हो गई 200। और ये 20 यूनिट अपनी जगह पर इंटैक्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही आ जाएंगे नीचे। 20 यूनिट 30 वाले 600 रुपए में। तो देखिए आपने कितनी आसानी से इसको जो है वो बैलेंस कर लिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, दोबारा हम सवाल वापस जाएंगे, थोड़ा सा ये एक लेंदी प्रोसीजर है। फिर हम परचेज कर रहे हैं, अब मैं आपको एक साथ ही करवा देता हूं। 20 यूनिट परचेज कर रहे हैं 40 के हिसाब से, 30 यूनिट परचेज कर रहे हैं 50 के हिसाब से। अब आपने करना क्या है कि आपने वीडियो को पॉज करना है यहाँ पे, और ये दो ट्रांजेक्शन जो है वो आपने खुद पुट करनी है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और इन दो ट्रांजेक्शंस को आपने पुट करना है, बल्कि पूरा टेबल आपने बनाना है मेरे सामने, और फिर उसके बाद फिर मैं आपको इसकी सेल्स की ट्रांजेक्शन कराऊंगा। ओके जी, आई होप कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने इसकी क्या प्लानिंग की और किस तरह से आपने इसको जो है वो सॉल्व किया। तो फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल वन। हमने 20 यूनिट परचेज किए थे 40 रुपीज के ऊपर, 800 की कॉस्ट थी। 5 यूनिट पहले से पड़े हुए थे 20 वाले, 20 यूनिट पहले से पड़े हुए थे 30 वाले, दैट इज इक्वल टू 600, और 20 यूनिट यहां से आ गए। ये वाले 20 यूनिट जो हमने नए खरीदे हैं ये भी हमारे वेयर हाउस का, गोडाउन का, स्टोर का हिस्सा बन गए। तो 20 हमने परचेज किए 40 पे, अमाउंट हो गई आपकी 800। फिर आपने 30 यूनिट्स और परचेज किए 50 पे, अमाउंट हो गई 1500। बाकी वाले यूनिट्स एज इट इज आ जाएंगे। अब इन्वेंट्री में मजीद इजाफा हो गया, 30 वाले भी आ गए। 30 यूनिट्स हमने परचेज किए 50 पे, अमाउंट हो गई आपके पास 1500। अब आपने लास्ट ट्रांजेक्शन पे जाना है, सेल पे। सेल्स ट्रांजेक्शन फीफो मेथड से सॉल्व करनी है आपने। 35 यूनिट सेल करने,
60 रुपीज के ऊपर। याद रखिएगा 60 रुपीज हमारे इन्वेंट्री कार्ड का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये काम का नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली हमें ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें सेल्स की वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन फिलहाल जब हम इन्वेंट्री कार्ड निकाल रहे हैं तो फिलहाल अभी हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, आपने 35 यूनिट सेल करने हैं फीफो मेथड को यूज करते हुए। चलिए जी, वीडियो को यहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज करें और जरा बताइए आप 35 यूनिट्स कैसे निकालेंगे फीफो से। जी, आई होप कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। देखते हैं जरा, 35 यूनिट्स बनाने हैं फीफो, तो जो यूनिट सबसे पहले हैं उनकी सेल सबसे पहले होगी। 5 यूनिट्स हमने यहां से निकाले 100, 20 यूनिट्स हमने यहां से निकाले 30, 20 प्लस 5 बिकम्स 25 और हमें चाहिए 35 यूनिट सेल करने, तो 10 जो है वो हम यहां से निकालेंगे। तो 10 हमने निकाले 40 वाले, अमाउंट हो गई 400। ये सारे के सारे सेल हो गए, ये सारे के सारे सेल हो गए, इसमें से भी 10 सेल हो गए, तो बाकी रह गए 10 40 वाले 800 और बाकी रह गए 30 50 वाले 1500। तो देखिए आपने किस तरीके से अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन कार्ड जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब आपने यहां पर बनानी है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमने निकाली सेल्स। सेल्स अगर आपको याद हो तो हमने 2 दफा की थी, एक 15 यूनिट किए थे हमने 25 के ऊपर और 35 यूनिट हमने किए थे 60 के ऊपर। तो टोटल सेल्स बनती है हमारी 2475। फिर हम निकालेंगे टोटल परचेजेस। टोटल परचेजेस हमें जो मिलेंगी वो हमें परचेजेस के कॉलम से मिल जाएंगी। मैं आपको फिर से एक दफा कैलकुलेट करवा देता हूं परचेजेस। यहां पर अगर आप देखें तो ये वाली परचेज है 200, ये वाली परचेज है 600, ये परचेज है आपके पास 800, ये परचेज है आपके पास 1500। तो ये 4 परचेजेस हमने की हैं। तो हमने क्या किया, अपनी टोटल परचेजेस निकालने के लिए हमने इन सबको ऐड कर लिया। 200, 600, 800, 1500 टोटल बिकम 3100। फिर हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मिलेगी सेकंड कॉलम से, ठीक है जी। तो यहां पर आपका सेल का कॉलम है, यहां से हमको मिलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकल रही है देखिए जरा, 100 एक है ये वाली, 100 एक है ये वाली, फिर उसके बाद आखिरी इसमें चले जाते हैं, 100 एक है और 600 एक है। तो ये 4 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सॉरी 5 है, 400 भी आ जाएगी इसके अंदर लास्ट वाली। तो अगर हम इन सबको प्लस कर लें तो हमें पता चल जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 600 प्लस 400 दैट इज इक्वल्स टू 1300। एंडिंग इन्वेंट्री आपको मिलेगी लास्ट वाली वैल्यू से। ये दोनों चीजें जो हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ सेल हो चुका है और सिर्फ ये 2 चीजें बाकी हैं आपके पास, 400 और 1500। तो ये हमारी हो जाएगी एंडिंग इन्वेंट्री। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ना पूछा जाए, सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री पूछा जाए, तो आपने ये वाली वैल्यूज को प्लस कर देना है। तो एंडिंग इन्वेंट्री आ गई आपकी 1900। तो आपसे सवाल में 3 चीजें पूछी थी, उन्होंने कहा था सेल्स बताइए, सेल्स निकाल दी, परचेज बताइए, परचेज निकाल दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए, वो निकाल दिया और 1900 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स इज 2475, ये हमने नेट सेल्स की जगह पुट कर दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1300, ये हमने यहां पुट कर दिया। 2475 में से 1175 माइनस किए, योर आंसर बिकम 2475 में से 1300 माइनस किए, योर आंसर इज ग्रॉस प्रॉफिट 1175। सो ये था हमारे पास परपीचुअल का फीफो मेथड। जस्ट कुछ सेकंड का वेट करिए और अब इसी के बाद इसका लीफो मेथड जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसको शुरू करते हैं इसी वीडियो के फौरन बाद। स्टे ट्यून्ड। Okay, students. So now let's start the next method. Obviously, perpetual inventory हमारी कंटिन्यू है और अब हम इस नेक्स्ट मेथड के अंदर हम लोग जो है वो लीफो मेथड जो है वो सॉल्व करेंगे। सो लीफो आपको बताइए, लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, और ये मेथड जो होता है वो हमारी ऐसे मेथड होता है जिसमें जो इन्वेंट्री हम सबसे आखिर में खरीदते हैं उसकी सेल हम सबसे पहले करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछले सवाल में किया था, अभी हमने उसको लीफो फीफो मेथड से किया था, अब उसको हम लीफो से करेंगे। अब लीफो में आपको जो बातें याद रखनी है वो अल्टीमेटली हम इसके साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फॉर्मेट रिमेन सेम, कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं है, वही परचेज है, वही सेल्स है, वही बैलेंस है। आप परचेज सेल्स बैलेंस भी लिख सकते हैं, रिसीट इशू और
बैलेंस में लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने बैलेंस पुट कर दिया 10, 10 और 100। उसके बाद आपने परचेज किया 10, 20 और 200। इसको भी आपने एज इट इज बैलेंस में पुट कर दिया। बैलेंस जो है वो सीक्वेंस में लिखा जाएगा, जो इन्वेंट्री पहले थी वो पहले लिखी जाएगी, जो बाद में आई वो बाद में लिखी जाएगी। तो 10, 10 और 100 और 10, 20 और 200। फिर उसके बाद आपने दोबारा परचेज किए 20 यूनिट्स। दिस टाइम द अमाउंट इज 30। 20 into 30 बिकम 600। फिर दोबारा बैलेंस पुट करेंगे। बैलेंस की सीक्वेंस में याद रखिएगा, जो इन्वेंट्री पहले आती है वो पहले लिखी जाएगी, जो बाद में आती है वो बाद में लिखी जाएगी। तो 10, 10 और 100, 10, 20 और 100 और अब 20, 30 और 600। अब आपने की थी यहाँ पर, अगर आपको याद हो, सेल जो आपने की थी वो आपने की थे 15 यूनिट्स। ठीक है, 15 यूनिट्स आपने सेल किए थे और अब आपने 15 यूनिट सेल करने हैं फीफो मेथड से, सॉरी लीफो मेथड से। तो लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं आपसे सवाल में ये पूछूं कि इस तीनों इन्वेंट्री में जो हमारे पास मौजूद है, इसमें सबसे लास्ट में इन्वेंट्री कौन सी परचेज की थी, तो आपका आंसर बड़ा आसान सा होगा कि सर ये वाली इन्वेंट्री जो थी ये हमने सबसे आखिर में परचेज की थी। तो लीफो ये कहता है कि जो इन्वेंट्री आपने सबसे आखिर में खरीदी है उसकी सेल आप सबसे पहले करें। तो हमने 15 यूनिट सेल करने, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 यूनिट हमें यहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये 20 की लॉट है तो हमें से 15 निकालने। तो हम यहाँ से 15 यूनिट निकाल लेंगे। किस रेट पर निकालेंगे? ऑब्वियसली इसका रेट जो है, क्योंकि हम ये लॉट ये वाली उठा रहे हैं तो उसका रेट भी ये वाला उठाएंगे। रेट आ जाएगा इसका 30। तो 15 into 30 इज 450। अब आप बनाएंगे बैलेंस। तो बैलेंस आपने देखा कि जनाब ये वाली यूनिट्स अनटच है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो ये ऑब्वियसली हमने इसको नीचे से स्टार्ट कर दिया सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से यूनिट्स आ रहे हैं। तो 20 में से 15 यूनिट्स यहाँ पर आ गए थे, तो यहाँ पे रह गए 5 यूनिट्स, टोटल बिकम 30, दैट इज 150। ऊपर वाले यूनिट्स के अंदर कोई तब्दीली नहीं, तो दैट इज इक्वल्स टू 10, 10 और 100 और 10, 20 और 200। तो ये हमारे पास जो आ गया वो सेकंड यूनिट्स पे आ गया। आगे मूव करते हैं। कुछ कैमरे में इशू आ गया है, कैमरा यहाँ पर स्टक हो गया है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मैं इसको इस वक्त चेंज नहीं कर सकता, तो लेट्स बेयर इट कि ये फिलहाल शायद ऐसे ही चलेगा ये। तो अब उसके बाद हमने दोबारा परचेज किया था 20, 40 और 800। बैलेंस दोबारा से लिखेंगे 10, 10, 10, 10, 20, 20, 200 और वहां से 5 यूनिट्स बचे थे, तो 5 into 30 दैट इज 150। और अब ये वाली इन्वेंट्री भी जो यहाँ पर हमने परचेज की है ये भी इसका पार्ट बन जाएगी। तो 20, 40 और 800। उसके बाद हमने फिर दोबारा परचेज किए थे 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स जो हमने परचेज किए थे वो हमने पर यूनिट प्राइस की थी 50। 30 into 50 into 1500। फिर दोबारा बैलेंस निकालेंगे 10, 10, 100, 10, 20, 200, 530 और 150। थोड़ा सा ये मेथड लेंदी है, लेकिन इट्स मच मोर इजियर देन दी अदर मेथड्स। तो सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ सीक्वेंस का ख्याल रखना है। अब इसमें ये वाली जो इन्वेंट्री थी जो हमने नई परचेज की है ये भी हमारी लॉट का हिस्सा बन जाएगी। तो 30, 50 और 1500। अब आपने लास्ट एंट्री में अगर आपको याद हो तो हमने 35 यूनिट्स सेल किए थे। फिर वही मसला, 35 यूनिट्स हमने सेल करने हैं लीफो मेथड से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अगर हम लीफो मेथड यूज कर रहे हो तो हमें कौन से यूनिट सबसे पहले सेल करने होंगे? रूल आपको याद है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ऑटोमेटिकली अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो सबसे लास्ट जो यूनिट हमने परचेज किया है वो हमने ये वाला परचेज किया है। तो जो ये वाला परचेज किया तो इसकी सेल सबसे पहले होगी। तो हमने 30 यूनिट सेल किए 50 के, हमें टोटल करने थे 35। तो 30 तो हमने यहां से उठा लिए, तो डेफिनेटली 5 यूनिट्स हम कहां से उठाएंगे? 5 हम इसके ऊपर वाली लॉट से उठाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो लास्ट एंट्री है वो ये वाली है। तो 5 यूनिट्स हमने यहां से उठाए 40 के ऊपर, अमाउंट आ गई आपके पास 200। इसका मतलब ये हुआ कि 10 यूनिट ये वाले हमारे पास मौजूद है, 10 यूनिट ये वाले हमारे पास मौजूद है, 5 यूनिट्स ये वाले हमारे पास मौजूद हैं, और इस 20 में से भी हमने 5 निकाल दिए हैं, तो 15 यूनिट अभी हमारे पास ये वाले मौजूद हैं। तो हम बैलेंस निकालेंगे 15 यूनिट्स 40 वाले 600 से, 5 यूनिट 10 ऊपर से, 10 यहां से और 5 यहां से। तो ये हमारे पास आ गई आपकी एंडिंग इन्वेंट्री। ना अब आपके पास वही पुरानी वाली चीजें हैं सारी। सेल्स हमने निकाल ली, परचेज हमने निकाल ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 3 है। यहां से अगर आप देखें तो 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है 1500 और 200, और एक आपको ऊपर मिलेगी। यहां से अगर आप देखें तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये 450।
ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट है, ये हमारे पास परचेजेस की अमाउंट है, और ये हमारे पास जो आखिर में आएगा ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट है। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ली। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ रही है 2150, एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है 10450। नेट सेल्स में से माइनस किया आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपको आपका ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया, दैट इज इक्वल टू 325। अगर आप याद करें फीफो मेथड, मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ फीफो मेथड में, तो फीफो मेथड के अंदर हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था 1175, ठीक है। तो फीफो मेथड जो है वो हमेशा आपको ज्यादा प्रॉफिट देता है एज कंपेयर टू लीफो मेथड के, क्योंकि फीफो मेथड में जो एंडिंग इन्वेंट्री है इसको जो है वो आप ज्यादा वैल्यू करते हैं, ठीक है जी। अगर आप यहां पर देखें तो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 1900। तो एंडिंग इन्वेंट्री आपका एसेट होता है, एसेट जब इंक्रीज करता है तो एक्सपेंस की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, और एक्सपेंस जब डिक्रीज करता है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप इसी इन्वेंट्री को लीफो मेथड से देखें तो लीफो मेथड के अंदर आपकी देखिएगा एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बहुत कम आ रही है, दैट इज ओनली 1050। तो जब आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम हुई यानी आपका एसेट कम हुआ तो आपका एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया तो यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई 2150, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की नीचे एक्सपेंस होती है, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया दैट इज 325। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द लीफो मेथड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जस्ट स्टे ट्यून, हम इसका जो तीसरा मेथड है वो करेंगे, दैट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज मेथड। तो मूविंग एवरेज मेथड को जस्ट आफ्टर फ्यू सेकंड्स, आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा। ओके स्टूडेंट, सो कैमरे में कुछ इशू आ गया है तो डेफिनेटली मैं कैमरा इस वक्त जो है वो ऑन नहीं कर सकता। तो अब हम लोग जो है वो इसका लास्ट मेथड करेंगे, और ये लास्ट मेथड अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस दो मेथड्स किए हैं उसमें मैंने आपको फीफो बहुत डिटेल में समझाया, लीफो समझाया, और अब मैं आपको इसको जो इसका तीसरा मेथड है और जो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा इसमें चीजें समझने वाली हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड दी मूविंग एवरेज मेथड। अच्छा जी, मूविंग एवरेज मेथड पे स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो इसमें दो बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात हमने ये डिस्कस करनी है कि एवरेज निकलता कैसे है। अगर आपको एवरेज का पता हो तो हम एवरेज इस तरह से निकालते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसको टोटल यूनिट्स से डिवाइड कर देते हैं, यानी उस वक्त जो बैलेंस के अंदर जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर यूनिट्स पता होते हैं उसको हम जो है वो टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं टोटल यूनिट से। अब वो किस तरह से करते हैं ये हमने जो है वो सवाल में डिस्कस करना है। तो दो बातें आपने याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि जो मूविंग एवरेज है वो हर परचेज की ट्रांजैक्शन के बाद निकाला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप नई परचेजिंग करेंगे तो वो नई परचेजिंग एक नए रेट के ऊपर होगी, जब आप रेट चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो एवरेज है वो भी जो है वो चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात जो आपने इसमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो आप सेल करते हैं, जो आप बेचते हैं, वो लास्ट मूविंग एवरेज पे करेंगे, यानी जो आपने बैलेंस में जो आपने लास्ट मूविंग एवरेज निकाला होगा उसके ऊपर आपने उसको सेल करना है। अब ये इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आइए जरा क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, एंड देन उसके बाद इसकी जो है वो वैल्यूज को कैलकुलेट करना सिखाते हैं आपको। तो सवाल वही वाला है सेम, ताकि आपको सवाल में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन्वेंटरी वैल्यूएशन कार्ड बना रहे हैं परपेचुअल मूविंग एवरेज से। बैलेंस में अगर आप याद करें तो 10 यूनिट थे, 10 पहले से थे, और ये हो गए आपके 100 रुपए। अब आपने जनाब मार्च 5 में आपने 10 यूनिट परचेज किए, टोटल कॉस्ट थी इसकी, पर यूनिट कॉस्ट थी इसकी 220 और टोटल कॉस्ट थी इसकी 200। अब मैं आपको इसकी जो है वो डिफरेंस बता रहा हूं कि इसमें और दूसरे मेथड्स में फीफो लिफो में क्या मेथड है। फीफो लिफो में अगर हम करते थे तो हम इस तरह से करते थे कि ये 10 यूनिट हमने पहले लिख लिए और फिर उसके बाद ये 10 यूनिट नीचे लिख लिए इसके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हम क्या करेंगे कि हम क्वांटिटी के अंदर, पुरानी क्वांटिटी के अंदर नई क्वांटिटी ऐड कर देंगे, यानी इन दोनों वैल्यूज को हमने प्लस कर देना है ताकि हमें टोटल क्वांटिटी पता चल जाए। तो 10 + 10 बिकम्स 20। टोटल कॉस्ट के अंदर हम जो है वो कॉस्ट को प्लस कर देंगे, तो 100 + 200 बिकम्स 300। अब आपने इसका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान तरीका, 300 को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, दैट इज 20। तो कैलकुलेटर पे देखिए क्या आता है आपका आंसर, 300 डिवाइडेड बाय 20, योर आंसर मस्ट बी 15। तो दी एवरेज कॉस्ट आ गई, वो आ गई 15। अब मेरी पहली बात याद करें, मैंने आपसे कहा था
कि जब भी आप कोई परचेज की ट्रांजेक्शन करेंगे आपने उसका नया एवरेज निकालना होगा। तो देखिए हमने परचेज की ट्रांजेक्शन की और हमने एक नया एवरेज निकाल लिया। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने फिर 20 यूनिट परचेज किए थे, इस दफा परचेज किए थे 30 के ऊपर, टोटल कॉस्ट हो गई थी 600। फिर वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पहले से यूनिट थे हमारे पास 20, मजीद हमने परचेज कर लिए 20 यूनिट्स में यूनिट्स प्लस कर दिए जाएंगे, तो 20 प्लस 20 बिकम्स 40। कॉस्ट में कॉस्ट ऐड कर दी जाएगी, 300 प्लस 600 टोटल बिकम्स 900। अब हमने फिर इसका एवरेज निकालना होगा क्योंकि हर परचेज की ट्रांजैक्शन के बाद एवरेज निकालना मस्ट हो जाता है। तो 900 को हमने डिवाइड कर दिया 40 से। ठीक है जी, 900 जो आपके पास वैल्यू थी उसको हमने डिवाइड कर दिया 40 से। तो जब आप 900 डिवाइड करें कैलकुलेटर से कि 900 को जब आपने डिवाइड किया 40 से तो योर आंसर इज 22.5। तो देखिए फिर वही वाली बात कि जैसे ही हमने परचेज की ट्रांजैक्शन की हमने नया एवरेज कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आपको याद हो तो हमने इसके बाद 15 यूनिट सेल किए थे। सेल जो करेंगे वो अब हम ना 10 पे करेंगे ना 15 पे करेंगे, सेल हम करेंगे लास्ट मूविंग एवरेज के ऊपर। 15 यूनिट सेल किए किस रेट के ऊपर, 22.5 के ऊपर, टोटल अमाउंट बनती है 337.5। ठीक है जी, तो 15 को मल्टीप्लाई कर लिया आपने 22.5 से सो योर आंसर इज 337.5। 40 में से 15 यूनिट सेल हो गए, तो 40 में से जब आपने 15 यूनिट सेल कर दिए तो आपके पास रिमेनिंग यूनिट रह गए 25। 900 की कॉस्ट में से आई डोंट नो ये पॉइंटर क्या कर रहा है इसमें, यस 900 की कॉस्ट में से 337 की कॉस्ट निकल गई क्योंकि यूनिट हमने सेल कर दिए, तो रिमेनिंग कॉस्ट बिकम 562.5 और एवरेज अपना वही 22.51। स्लाइड चेंज होगी, याद रखिएगा 25 यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं जिसकी टोटल कॉस्ट है 562.5। फिर आपने 20 यूनिट परचेज किए 40 के ऊपर 800, तो 25 प्लस 20 क्योंकि 25 पहले से थे 20 और आ गया, टोटल हो गया 45। 562.5 कॉस्ट पहले से थी, 800 और आ गई, टोटल हो गई 1362.5। दोबारा एवरेज निकालेंगे ये बनता है 30.27। फिर उसके बाद आपने दोबारा लिए 30 यूनिट्स, इस दफा कॉस्ट थी 50, अमाउंट हो गई 1500। 45 में यूनिट्स प्लस करते चले जाएंगे, 45 में 30 यूनिट्स हमने प्लस कर दिए, टोटल यूनिट्स हो गए 75। 1362 हमारे पास पहले से थे, 1500 हमारे पास और कॉस्ट आ गई, प्लस कॉस्ट करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2862.5। 1362.5 प्लस 1500 becomes 2862.5, डिवाइड कर देंगे इसको 75 से, आपका आंसर आ जाएगा 38.16। लास्ट यूनिट अगर आपको याद हो तो हमने 35 यूनिट सेल किए थे, 35 यूनिट्स हम सेल करेंगे आखिरी मूविंग एवरेज के ऊपर जो लास्ट मूविंग एवरेज आ रहा होगा। 35 मल्टीप्लाई बाय 38.16 दैट इज इक्वल्स टू 1336। 35 मल्टीप्लाई बाय 38.16 तो ये बनता है 1335.6, तो इसको हमने राउंड ऑफ करके कर दिया 1336 और कॉस्ट में से इसको हमने माइनस कर दिया, तो आंसर ये आपका 38.13, ये 13 गलत है, दैट इज 38.16। तो 1526.5। तो ये हमारे पास था मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में हमने दो बातें ध्यान में रखनी है, पहली बात ये कि हर परचेज की ट्रांजैक्शन के बाद नया मूविंग एवरेज निकलेगा, और दूसरी बात ये कि जो हम सेल करेंगे वो आखिरी मूविंग एवरेज पे करेंगे। ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है, दैट इज 156,226.5। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, 1336 एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, पीछे जाके देखते हैं तो 337.5 ये दूसरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता चल जाएगी। परचेजेस में सेम रहेगी, चाहे वो फीफो हो चाहे वो लीफो हो। नेट सेल्स में सेल सेम रहेगी, परचेजेस सही रहेगी, सिर्फ दो चीजें चेंज होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चेंज होती है और एक हाथ में एंडिंग इन्वेंट्री चेंज होती है। दोनों हमने चेंज किया, आपका आंसर आ गया 801.5। अगर आप तीनों मेथड्स को कंपेयर करें तो फीफो का आंसर आ रहा था 1100 समथिंग, लीफो का आंसर आ रहा था 301 और इसका आंसर आ रहा है दोनों के बीच में, दैट इज 801.5। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द मूविंग एवरेज मेथड। एक सवाल मैं आपको इसका होमवर्क में दे रहा हूं,
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, परपेचुअल का फीफो भी है, लीफो भी है और मूविंग एवरेज भी है। इसकी जर्नल एंट्रीज फिर इसके बाद बनाते हैं अगले लेक्चर के अंदर। सो दैट विल बी द एंड ऑफ टुडेज लेसन। इस लेसन में हमने 3 चीजें हमने कवर की, दैट इज परपेचुअल मेथड के तीनों मेथड, फीफो मेथड हमने कवर किया, लीफो मेथड हमने कवर किया और साथ में हमने मूविंग एवरेज किया। और ये तीनों मेथड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे हम बीकॉम की बात करें, एडीबी की बात करें, बीबीए की बात करें, बीएस की बात करें, इन तीनों मेथड्स को बहुत ज्यादा जो है वो पूछा जाता है। मूविंग एवरेज मेथड को एफको मेथड भी कहते हैं, एवरेज कॉस्ट मेथड। तो अगर कभी एग्जाम में एफको मेथड पूछ लिया जाए, जैसे एसीसी वगैरह में एफको मेथड पूछा जाता है, तो एफको मेथड जो है वो इसमें पूछा जाएगा। सो दैट विल बी द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।